हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो ये हमारे डिसीज़न मेकिंग टॉपिक का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या टेक्निक्स और कौन से सपोर्ट सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़न लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर डिसीज़न मेकिंग की थियरी में कुछ टेक्निक्स होते हैं और कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसकी बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं और उसे फॉलो किया जाता है। तो द टेक्निक्स फॉल अंडर टू कैटेगरीज। जितने भी टेक्निक्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर वो डिसीजंस लिए जाते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं। और जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते हैं वो डाटा बेस्ड डिसीजंस होते हैं, यानी कि संस्था में जो आंकड़े मौजूद होते हैं उनके आधार पे जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव टेक्निक्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं और कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लिए जाते हैं। पहला, एक्सपीरियंस के आधार पे। जो हमारे टॉप अथॉरिटी के जो पर्सन्स होते हैं उन्हें बहुत सारे कई सालों से बिजनेस करते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसकी बेसिस पे वो लोग कोई भी डिसीज़न एक्सपीरियंस के आधार पे ही ले लेते हैं। और हालांकि ज़्यादातर वो डिसीज़न सही होते हैं क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पे लेते हैं। सेकंड है इंट्यूशन, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर की आवाज़ या फिर अंदर की भावना, यानी कि हमारे कुछ इनर इंट्यूशंस होते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हाँ, ये निर्णय सही हो सकता है। तो वो इंट्यूशंस के आधार पे भी डिसीज़न लिया जाता है। ये भी एक क्वालिटेटिव टेक्निक होता है। तीसरा है म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी कि जब बहुत सारे लोग मिलकर आपस में कोई समझौता करके म्यूचुअली कोई कोई कंसल्टेशन करके विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं, तो ये भी एक टेक्निक होता है एक्सपीरियंस के आधार पर। चौथा है फैक्ट्स। फैक्ट्स के आधार पे भी डिसीजन लिया जाता है कुछ तथ्यों को ध्यान में रख के, तो ये भी क्वालिटेटिव टेक्निक में आता है। पांचवा है स्टैंडर्ड प्लान्स। कुछ प्लान्स को सेट करके भी डिसीजन लिया जाता है, तो इस तरह से ये टेक्निक भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। ये जो टेक्निक होता है इसमें क्या होता है कि experts are deliberately kept apart and their ID kept secret from one another. Answer of each expert is evaluated. Experts are requested to communicate the reasons and feedback is sent to them. यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बनाई जाती है या फिर एक पैनल होता है, ठीक है। और वो जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और वो सभी लोग किसी एक प्रॉब्लम की ऊपर अपने जो विशेष जो उनकी राय होती है, जो एक्सपर्टीज़ होती है, वो लोग उसे देते हैं। और इस तरह से उन सभी लोगों की जो भी आंसर्स होते हैं उसको उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। उसका मूल्यांकन करने के बाद एक्सपर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम्युनिकेट द रीज़न्स। तो एक्सपर्ट्स लोग अपनी कम्युनिकेट करके अपने रीज़न्स देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है या फिर वो ऐसा राय क्यों दे रहे हैं, और फिर जो फीडबैक होता है वो उनको दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये टेक्निक होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी डिसीजन मेकिंग का एक क्वालिटेटिव टेक्निक होता है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये जो टेक्निक होता है इसमें ए नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड आइडियाज़ आर इन्वाइटेड फ्रॉम देम फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ईच आइडिया इज critically examined and choiced the best one. इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स की एक संख्या होती है और
वो सारे मैनेजर्स अपने अपने आइडियाज़ को देते हैं और इस तरह से मिल के एक सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। जितने भी लोग अपने आइडियाज़ को देते हैं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा जाता है, समझा जाता है और उसमें से जो बेस्ट होता है उसे ही चूज़ कर लिया जाता है। तो ये टेक्निक जो होती है उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस मैपिंग टेक्निक। तो ये जो टेक्निक होती है, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर consolidating results from several task force or project group and is suitable for solving problems। तो ये भी जो टेक्निक होती है उसमें भी बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और जो सिवरल ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो सबसे सुटेबल होता है उसे चूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। तो ये हुए जितने भी इसमें टेक्निक्स हैं वो सभी क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आते हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। आइए अब जानते हैं क्वांटिटेटिव या फिर मैथमेटिकल टेक्निक्स के बारे में। तो पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो ये जो टेक्निक होती है उसमें लीनियर इक्वेशंस के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन कैन बी प्रिपेयर्ड। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम से कम कितने कॉस्ट, कितने टाइम और कितने मशीन के यूटिलाइजेशन से हम लोग बेस्ट काम कर सकते हैं। And the objective function of this technique is either to maximize benefit or to minimize cost। और इस टेक्निक का उद्देश्य यही होता है कि बेनिफिट को हम लोग मैक्सिमाइज करें और कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस करें। तो ये होता है लीनियर इक्वेशंस के द्वारा, जो कि हमारे पास जितने भी डाटा अवेलेबल होते हैं उसके द्वारा निकाला जाता है। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है। जो नेक्स्ट टेक्निक है उसे बोलते हैं क्यूइंग थियरी। तो इट इन्वॉल्व्स अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यू और वेटिंग लाइंस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ वेटिंग लाइन एंड कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द वेटिंग लाइन। यानी कि ये जो थियरी होती है ये एक मैथमेटिकल स्टडी है जिसमें वेटिंग लाइंस को मेंटेन किया जाता है और बैलेंस किया जाता है। जैसे कि जैसे कि समझा जाता है कि कस्टमर किस तरह का है और कितना वो वेट कर सकता है किसी प्रोडक्ट के लिए। उसकी वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं इस थियरी के अंदर, उसके बारे में ही समझा जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स और बैंक्स में जो लाइंस होती हैं उसको कैसे कम किया जाए, मतलब कि कस्टमर की नीड्स को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इस तरीके से इस थियरी में समझा जाता है। जो नेक्स्ट वन है वो है प्रोबेबिलिटी थियरी। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि डाटा पे बेस्ड होता है और इससे इट प्लेज अ मेजर रोल इन टेक्निक लाइक पे ऑफ मैट्रिक्स एंड डिसीजन ट्रीज। तो इसमें फ्यूचर में क्या क्या हम लोग असाइन कर सकते हैं उसके वेरियस प्रोबेबिलिटीज़ को, उसकी विभिन्न संभावनाओं को इसके द्वारा निकाला जाता है और समझा जाता है। और ये पे ऑफ मैट्रिक्स और डिसीजन ट्रीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वाला टेक्निक। नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस एनालिसिस द एडिशनल रिवेन्यू फ्रॉम एडिशनल कॉस्ट आर कंपेयर्ड। जो एडिशनल रिवेन्यू है उसे एडिशनल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है और जो एनालिसिस निकलता है उसकी मॉडिफिकेशन से इस टेक्निक के द्वारा द मैनेजमेंट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट और नो लॉस। यानी कि वहाँ तक पहुँचा जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो। इस ग्राफ के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस होता है उसके द्वारा हम डेटा के आधार पर एडिशनल रिवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जो नेक्स्ट वन है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
तो इसके द्वारा हमें कॉस्ट में किस तरह से बेनिफिट हो सकता है उसका एनालिसिस किया जाता है, और एक तरह का ये टेक्निक होता है जिससे हम अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को रिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है नेटवर्क एनालिसिस। तो network analysis is used for planning and controlling the project activities. Under this, a project is broken down to small operations which are engaged in a logical cycle. तो ये नेटवर्क एनालिसिस एक तरह का स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं। किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को प्लानिंग के साथ कैसे कंप्लीट करना है, उसे छोटे छोटे ऑपरेशंस में डिवाइड करके उस प्रोजेक्ट पे कंट्रोल कैसे करना है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जो एनालिसिस होता है, इस नेटवर्क एनालिसिस के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। और PERT यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स एंड CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड हैव बिकम वेरी पॉपुलर एज नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स। यानी कि PERT एंड CPM जो है, ये दोनों जो टेक्निक्स हैं वो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक के अंदर आते हैं, और ये उनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो IT सेक्टर है वो हमारे डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT is a combination of various techniques for capture, storage, processing and transmission of data, information, retrieval and its display। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्रोसेस डाटा की प्रोसेसिंग और उससे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। इस IT के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसकी वजह से हम अपने डिसीजंस को ले सकते हैं और बहुत सारा डाटा उसमें कैप्चर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है और उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डाटाबेस मैनेजमेंट एंड टेली कम्युनिकेशंस, ये सभी उसके कंपोनेंट्स हैं। DSS क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो दिस सिस्टम गिव्स सपोर्ट फॉर द डिसीजन विच लाइकली हैज़ बिन टेकन। तो ये एक ऐसा थियरी होता है जिसमें डिसीज़न को लेने के बाद उसमें सपोर्ट किया जाता है, यानी कि उस डिसीज़न को पूरा करने के लिए सपोर्ट किया जाता है। ये एक तरह का सिस्टम होता है। और जो MIS है, इसका मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, उसके बाद डिसीज़न लिया जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन निकालने का होता है। तो ये हमारा डिसीज़न मेकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये डिसीज़न मेकिंग का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच।